हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग लीवरेज के बारे में। होता क्या है लीवरेज, किस तरह से काम करती है, तो इन सब को समझने से ना पहले कुछ चीजें समझते हैं हम लोग। अब सपोज मान लो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, मैंने बोला कि सर आपको मान लो एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करोगे? तो जाहिर सी बात है बोलोगे सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सर पैसे चाहिए होंगे, यानी कि फंड्स चाहिए होंगे। तो ये फंड्स आएंगे कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फंड्स आएंगे कहां से? तो सर फंड्स तो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो आप खुद से पैसे लगा लो, या तो आप खुद का पैसे लगा लो, या फिर आप लोन ले लो, यानी कि बोरो कर लो। दो ही तरीके से फंड्स आएंगे हमारे पास। ये फंड्स कैसे आएंगे? इन दो सिनेरियो है हमारे पास। या तो आप खुद का लगा लीजिए, ठीक ना, या तो फिर आप लोन ले लीजिए। ये दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर पैसे तो लग गए, आ गए, लिवरेज का क्या? अच्छा, अब जहां से लोन लोगे तो क्या वो आपको फ्री में लोन दे देगा? नहीं सर, वो बदले में इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बदले में क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो सर खुद का पैसा लगाना ज्यादा सेफ है ना। अच्छा, खुद के पैसे लगाओगे तो क्या ये फ्री हो गया? मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्यों? सपोज मान के चलो आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है ना। अच्छा, बिजनेस में क्या आपको रिस्क है या नहीं है? ऑफ कोर्स रिस्क है। हो सकता है बिजनेस डूब जाए, तो ये 10 लाख रुपए मेरा डूब सकता है। पॉसिबिलिटीज है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर मान लो ये 10 लाख रुपए मैं उठाकर बैंक में डाल दूं, तो क्या वहां पैसे डूबने का चांसेस है? नहीं सर, आप 10 लाख रुपए अगर बैंक में डालते हो तो आपको बदले में इंटरेस्ट भी तो मिलेगा सर। यहाँ क्या मिलेगा सर? आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या मुझे बिजनेस से इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। तो अगेन यहां पर भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा। जिस तरह से लोन में मुझे पे करना पड़ता है, उसी तरह से मैं सेल्फ के पैसे भी लगाऊंगा तो भी मुझे इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है। तो अब यहां पर केस आती है कि लिवरेज मींस हुआ क्या। तो लिवरेज का मतलब होता है बेसिकली जो भी आपको फंड्स रिक्वायरमेंट के लिए जो भी कॉस्ट पे करना पड़ा, दिस इज कॉल्ड लिवरेज। सिंपल सी भाषा, दिस इज कॉल्ड लिवरेज। अब यहां पर एक चीज मैंने वर्ड आपको डिटरमाइन किया, वो था रिस्क, ठीक है ना। अभी रिस्क है क्या, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली ये जो चीजें हैं आपको समझ में आ रही होगी कि हमें फाइनेंस की नीड है, फंड्स की नीड है। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं फाइनेंस किस बिहाफ पर आता है। फाइनेंस को लाने के बाद कौन से रिस्क हैं जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने की चीज पड़ती है, और अल्टीमेटली ये जो कॉस्ट है वो कैसे कवर अप होगा। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, अलग से प्रॉपरली तरीके से। हर चीजों को आपको अपना खुद का सेल्फ नोट भी बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स फंड्स मतलब अभी मैंने आपको जस्ट समझाया, फंड्स मतलब पैसे, पैसे का जितने भी सोर्स होंगे वो चाहिए। अब फंड्स के तीन बेसिकली टर्म्स होते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी फंड्स की बात करें। जब आप मैनेजमेंट ऑफ फंड की बात करते हो तो तीन पर्सपेक्टिव हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। और तीनों के फर्दर तीन अलग कैटेगरीज होती है। पहला है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में सोर्स ऑफ फंड, पैसे कहां से आएंगे। कहां से आएंगे का मतलब होता है आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास या तो आप इक्विटी से ले आओ, दूसरा ऑप्शन है आप प्रेफरेंस से ले आओ, ठीक ना, तीसरा ऑप्शन है आप डेट से ले आओ। कहां से लाओगे फंड्स, ये पैसे लाने का तरीका। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो कि कैपिटल बजटिंग है। भैया पैसे ले आए, इस पैसे का करोगे क्या, इस पैसे के करोगे क्या? तो जाहिर सी बात है इस पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करोगे तो करोगे कहां? अब इन्वेस्ट करोगे तो कौन कौन से जगहों पे करोगे और कितना इन्वेस्ट करोगे कि कितना वो रिटर्निंग देगा। इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पैसे लगा देना। आपने सपोज तीन अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगाए, ये रिटर्न कितना देगा, ये चीजें फाइंड आउट करना, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। अल्टीमेटली सोर्स कर लिया आपने, पैसे का जुगाड़ कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, उससे आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब इस प्रॉफिट का करोगे क्या? डिविडेंड डिसीजन, इस प्रॉफिट का करोगे क्या? इस प्रॉफिट को आपको कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को एज अ प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना? क्योंकि भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरा चीज,
क्यों क्यों ढूंढना पड़ता है कि सर मैं 10 लाख रुपए कमाया तो पूरा का पूरा 100% क्यों ना दे दूं? अगर आज आपने 100% दे दिया, कल को अगेन बिजनेस में लॉस हो गया, सरवाइव कैसे करोगे? अगले एक दिन खाने के लिए भरपेट मिल जाएगा, अगले दिन कुछ ना मिलेगा तो मजा आएगा क्या? तो सर एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं। एक काम करते हैं सर, 50% देते हैं। 50% बच गया, उसका करोगे क्या? हो सकता है आपको कभी लॉस ही ना हो, आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट पे जाओ, तो 50% तो जमा होते जाएगा, तो उसका करोगे क्या? तो डिविडेंड डिसीजन में हमें ये देखना होता है कि हमें प्रॉफिट जमा करना है, रिटेन अर्निंग कितनी करनी है, उसको दोबारा इन्वेस्ट करके बिजनेस को किस तरह से ग्रो करना है, कितने शेयर होल्डर्स को देने हैं ताकि उनको हमेशा मिलते रहे, कितनी चीजों को देखना। तो इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर कलेक्टिवली देखने वाले हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट मींस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स इट मींस पैसे कहां से आएंगे, कहां लगाए जाएंगे, और उनसे जो पैसे आएंगे उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सभी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिवरेज की। तो लिवरेज के बारे में अच्छे से डिटेल्स में देखते हैं। यहां तक मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको लिवरेज से पहले जो फंड्स हैं उनके बारे में समझ में आए, तब जाके आपको लिवरेज अच्छे से समझ में आएगा। लिवरेज इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग बोरोड मनी। लिवरेज क्या है? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो कि हमने बोरो किया है पैसे को, उसके लिए स्पेसिफिकली द यूज ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और बोरोड कैपिटल, जो अलग अलग आपने कैपिटल बोरो करने के लिए, अपने फंड्स बोरो करने के लिए यूज किए। कौन कौन से हम लोगों ने देखे थे? इक्विटी देखा, प्रेफरेंस देखा और डेट देखा। डेट में आपके डिवेंचर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह सभी चीजें आती, ठीक है, डेट लिख दिया इसीलिए। टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन पोटेंशियल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसमें कितनी रिटर्निंग की पावर है जहां आपने इन्वेस्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड लिवरेज। अब इन्वेस्ट कर रहे हो, चीजें लगा रहे हो, तो यहां पर एक चीज आती है, वो है आखिर इसको चेक कैसे करोगे। दिस इज कॉल्ड लिवरेज एनालिसिस। जब हम लिवरेज को अपना कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं, तो लिवरेज एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क वर्ड क्यों? क्योंकि आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क तो होगा ही ना। तो अब इस रिस्क भी यहां पर, अब एक क्वेश्चन आता है सर रिस्क है किस चीज का? सबसे इंपॉर्टेंट, ये मेजरमेंट ऑफ रिस्क में ये रिस्क वर्ड है किस चीज का, किस चीज की रिस्क है? हमें रिस्क को अगेन हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। रिस्क का मतलब हो गया कोस्ट। अच्छा, कोस्ट का मतलब, सपोज मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है ना, मेरे बिजनेस में मेरा कोस्ट कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो मेरा रिस्क कितना है? अब लोग सर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो आपका रिस्क भी तो 1 ही लाख है, यानी कि ये जो अमाउंट है दिस इज कॉल्ड कोस्ट। इतना मैंने इन्वेस्ट किया, इतना मैंने कोस्ट लगाया है किसी एक चीज के ऊपर। अगेन जब मैं कोस्ट की बात कर रहा हूं तो कोस्ट अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कौन कौन से पार्ट? फिक्स कोस्ट और वेरिएबल कोस्ट। अब यहां पर आता है कि रिस्क है किसमें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि रिस्क होता किसमें है? फिक्स कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में, बोथ में, या इनमें से कोई नहीं। अक्सर लोग बोथ चूज करते हैं। अभी इन चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक ना। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट वैसे कॉस्ट हुए जो बेसिकली खर्च हो या ना हो, मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करो या ना करो, ये खर्चे होंगे ही होंगे। वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिपेंड करते हैं किसमें? हमारे प्रोडक्शन पर। तो अगर मैं इनका चार्ट बनाऊं तो कुछ इस तरह का चार्ट बनेगा, यहां से ये कुछ इस तरह से जाएगा, और फिक्स कॉस्ट का अगर चार्ट बनाऊं तो कुछ ये इस तरह का जाएगा। ये हो गया फिक्स कॉस्ट, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? रेंट, सैलरी। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? रॉ मटेरियल, वेजेस, ये सब इसमें इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो अब एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है, यहां पर इस ग्राफ को अच्छे से देखना। ये ग्राफ हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने जीरो प्रोडक्शन किया, मैंने प्रोडक्शन जीरो किया, मेरी ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी बताओ? ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर जीरो होगी, प्रोडक्शन ही नहीं किया तो वेरिएबल कॉस्ट कहां से आएगा? सपोज एक यूनिट मुझे बनाने में सपोज मुझे 10 रुपए खर्चे होते हैं, मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया, कितने खर्चे हुए? आप बोलोगे सर 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है सर 100 रुपए की हो जाएगी। क्लियर है? सपोज मैंने 100 यूनिट बनाया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अब तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन 1000 रुपए हो जाएगी। क्लियर है?
अब एक चीज तो क्लियर है हमें, यहां पर जो भी चीजें प्रोड्यूस करके आप बना रहे हो, ये करोगे क्या अल्टीमेटली? आप इसे सेल करोगे। आप इसे क्या करोगे? सेल करोगे। हमें एक चीज पता है कि हमारी जो सेल प्राइस है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए वेरिएबल कॉस्ट से। अगर इससे कम होगी तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगी और ये बिजनेस बंद हो जाने वाली है। बिकॉज अब हम रिस्क मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये हम मान के चलेंगे यहाँ पर पहली चीज कि वेरिएबल कॉस्ट से सेल प्राइस ज्यादा है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर मेरी सेल प्राइस 15 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट मेरा 10 रुपए जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कितना जा रहा है? 10 रुपए जा रहा है, सिंपल सा, या फिर आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो, खैर जो 15 रुपए ले लिया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर मैं 15 रुपए एक यूनिट भी बनाता हूं और मैं अगर 15 रुपए में बेच देता हूं, इसका मतलब मुझे वेरिएबल में कोई रिस्क तो होगा नहीं। कोई रिस्क है क्या इस पे? नहीं सर, ऑफ कोर्स आपने 10 यूनिट बनाया है, आप 10 रुपए करके बनाते हो, आप 15 रुपए करके बेचते हो, तो रिस्क काहे का? 10 यूनिट बनाया आपने, वेरिएबल कॉस्ट आपका आ गया 100 रुपए का और आपने सेल कर लिया, सेलिंग प्राइस आपकी आ गई 10 यूनिट के हिसाब से 150 रुपया। सर 50 रुपए तो एक्स्ट्रा हो गए, तो रिस्क आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई रिस्क है? नहीं है। अगेन अब फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। अगर जीरो प्रोडक्शन किया, जीरो प्रोडक्शन या जीरो सेल आपने किया, और सपोज मैं मान के चलता हूं कि रेंट मुझे देना पड़ता है 1000 रुपए और सैलरी भी मुझे देनी पड़ती है सपोज 1000 रुपए, 2000 तो मेरे खर्चे हो गए बॉस। जीरो प्रोडक्शन होने में क्या ये दोनों मुझे पे करना होगा? ऑफ कोर्स सर, आपको पे करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। प्रोडक्शन जीरो हो तो भी मुझे पे करना पड़ा। सपोज मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, फिक्स, अब मेरा वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कितना है? अगेन आप बोलोगे सर अभी भी आपका 2000 ही फिक्स कॉस्ट है। तो अब यहां पर एक चीज समझ में आती है कि अगर हम लोग प्रोडक्शन जीरो करें तो भी मेरे ऊपर रिस्क रहेगा, क्योंकि ये पैसा तो लेगा ही लेगा। 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं अगर, और हमारे पास अर्निंग कितनी हो रही है, क्योंकि ये अर्न करके हमें रिकवर करना है, इसके लिए जो अर्न रिकवर करना है वो किससे होगा? फिक्स कॉस्ट से ज्यादा। कितना ज्यादा है? 5 रुपए ज्यादा है। 100 इंटू 5 यानी कि 500 रुपए ही सिर्फ आएंगे, तो रिकवर तो होगा नहीं, ये रिकवरी है, यानी कि प्रॉफिट आप बोल सकते हो। कंट्रीब्यूशन जिसे हम लोग बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं, कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो जीरो में भी हमारे पास जीरो है, कोई भी नहीं, पूरा का पूरा लॉस चला गया। यहाँ पर 500 रुपए रिकवर हुई, फिर भी 1500 रुपए का रिस्क है हमारे पास। सपोज हमने यहाँ पर 1000, सपोज हमने मान के चलते हैं 500 यूनिट प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है, तो अगेन फिक्स कॉस्ट तो 2000 रुपए लगने वाला है। क्योंकि 5 रुपए हमारा कंट्रीब्यूशन बन रहा था, तो बचे बचे 2500 रुपए। हाँ, यहां पर हमें पास प्रॉफिट हो गया। हमें क्या हो गया कि हमारे पास 500 रुपए का अब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो अल्टीमेटली एक रिजल्ट क्या मिला कि रिस्क किसमें है? फिक्स कॉस्ट में, ना कि वेरिएबल कॉस्ट में, बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज बिलो ऑफ सेल प्राइस। दैट्स व्हाई जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो फ्री होता है रिस्क मेजरमेंट में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहां मिल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि रिस्क किसमें होता है, रिस्क की मेजरमेंट जब की बात होती है, तो रिस्क किसमें होता है? वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में। दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं आपको, फिक्स कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में, बोथ में, या भैया कोई नहीं है। याद रखना है, चूज करना है हमेशा फिक्स कॉस्ट को, वेरिएबल बोथ नन तो होंगे नहीं, क्योंकि अगेन जीरो प्रोडक्शन में कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। जहां पर जीरो कॉस्ट है वहां पर रिस्क फ्री हो गए हम। यहां पर आप क्या है? यहां पर आप रिस्क फ्री हैं। ये जो पोर्शन है यहां पर क्या है? ये रिस्क फ्री जोन है। यहाँ पे खर्चा ही नहीं है, फ्री जोन है, यहाँ पर तो कुछ तो लगना ही नहीं है आपको। क्लियर है? क्लियरिटी मिल रही है इन चीजों पर? चलो, क्लियरिटी है तो बहुत अच्छा चीज है। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर देखो डिस्क्राइब कर दिया, साफ साफ देख लो। फिक्स कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 500 यूनिट प्रोड्यूस करो, सभी लेवल्स पे भैया फिक्स कॉस्ट सिमिलर होने वाले हैं। इट विल बी incurred in every circumstances whether there is any production or not। भैया आप ये प्रोडक्शंस बनाओ या फिर जीरो प्रोडक्शन करो, ये तो खर्चा होगा ही होगा। लाइक रेंट, सैलरी और कुछ है तो वो भी ऐड कर लो, ये सब खर्चे आपके आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? वेरिएबल कॉस्ट, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला कि ये खर्च पे है। कंक्लूजन भी आपके लिए लाया हूं, कंक्लूजन पे दिखलाऊंगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट।
इट इज द कोस्ट विच इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट। अगर आउटपुट बढ़ती है तो वेरिएबल कोस्ट भी बढ़ती है, डिक्रीज अगर आउटपुट होती है तो वेरिएबल कोस्ट भी डिक्रीज होती है। यानी कि जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ेगी आपकी वेरिएबल कोस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे ये आपकी आउटपुट घटेगी वेरिएबल कोस्ट भी घटेगी। इफ नो आउटपुट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, कोई भी आपने प्रोड्यूस नहीं किया है, देन दे विल बी अ नो वेरिएबल कोस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन और एमसीक्यूज के लिए और रिस्क मेजरमेंट के लिए, क्योंकि लिवरेज और रिस्क की बात कर रहे हैं तो इस पे कोई किसी तरह कोई लिवरेज नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई खर्चा ही नहीं है, तो ये रिस्क फ्री जोन हो गया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब आती है बात, जब फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे थे तो फिक्स कॉस्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। जो भी मैंने आपको समझाया था प्रोडक्शन के बिहाफ पर, हमने कितने कोर्स लिए थे कि जब आप जीरो प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, आप प्रोडक्शन कितने कर रहे हो, नो प्रोड्यूस, फिर भी हमारी जो हमने रेंट लिया था, रेंट हमारे लग रहे थे 1000, सैलरी लग रही थी 1000, टोटल हमारे पास 2000 का खर्चा हो रहा था। प्रोडक्शन आपने जीरो किया है, फिक्स कॉस्ट तो भी आपके ऊपर गिरने वाला है, यानी कि ये 100% रिस्क जोन है, 100% रिस्क जोन है। तो अगर आपने प्रोड्यूस किया है, चलो प्रोड्यूस जीरो नहीं है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिपेंड करता है प्रोड्यूस कर कितने रहे हो। केस, ठीक ना, केस ए और केस बी, दो केस ले लेते हैं हम लोग। अगेन जो हम लोगों ने लिया था कि लाइक आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया और लाइक आपने 500 यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। प्रोड्यूस अगर आप करते हो तो भी आपके ऊपर इनकर्ड होता है। इनसफिशिएंट आउटपुट टू बी रिकवर फिक्स कॉस्ट, 100 यूनिट हमारे पास, हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर हम लेके चलना है हमें क्या चीज, सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस जो कि थी 15 रुपए, दोनों में 15 रुपए होगा। वेरिएबल कॉस्ट हमारा हो गया 10 रुपए, जो कि 10 रुपए दोनों में हो गया। तो इसको जब आप घटाओगे तो क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आ गया 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 100 इंटू 5 यानी कि 500 रुपए टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया, और यहाँ पर आ जा रहा है टोटल 2500 रुपए। अगर आपने कम किया है तो ध्यान से देखो, रिस्क अभी भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 2000 गिर रही है और आपके पास जो कंट्रीब्यूशन में है वो 500 रुपए है, यानी कि 1500 रुपया अभी भी आपके ऊपर रिस्क है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस प्रोपोर्शनली अलग अलग हो गए हैं, ठीक ना। प्रोड्यूस जीरो करो या प्रोड्यूस कम करो, तो कम करोगे तो प्रोपोर्शनली आपके ऊपर बर्डन गिरने वाला है, यानी कि ये रिस्क जोन है। लेकिन वहीं आपने 2500 यूनिट प्रोड्यूस किया, फिक्स कॉस्ट आपके आ गए हैं 2000, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है भैया वो मिला है 2500 रुपया, तो 500 रुपया तो यहाँ तो फायदे हो गए ना, 500 रुपया तो हमारे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये नो रिस्क, सफिशिएंट आउटपुट टू रिकवर अ फिक्स कॉस्ट। तो एक चीज यहां पर क्या हुआ कि सफिशिएंट आउटपुट मैंडेटरी है रिस्क को फ्री करने के लिए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है उन चीजों को समझते हैं। रिस्क और लीवरेज दोनों चीजें एक ही साथ होती है, विल ऑलवेज अराइज ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिस्क और लीवरेज ऑलवेज किस पे आती है, फिक्स कॉस्ट पे आती है। एज इफ देयर इज एन आउटपुट, अगर आप आउटपुट करते हो तो भी फिक्स कॉस्ट may or may not be recovered as we have seen above, but variable cost will always recoverable because selling price will be always more than a variable cost. तो फिक्स्ड कॉस्ट में रिस्क है, फिक्स कॉस्ट में रिस्क है, वेरी डिपेंड अपॉन आपके आउटपुट, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में नो रिस्क है, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ऑफ सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, भर के रखना है, मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्लियर है? और ये डायरेक्टली आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लिया जाता है हमेशा। अब फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है तो थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट को और अच्छे समझते हैं। फिक्स कॉस्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला जो होता है वो है हमारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और दूसरा जो होता है वो है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कहने का मतलब हो गया cost which is to be incurred for operating the business on regular basis, यानी कि जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में जो खर्चे होते हैं, डे टू डे में जो भी हमारे बिजनेस में खर्च होते हैं, लाइक रेंट, सैलरी, ठीक है ना, जो भी आप इस तरह की चीजें देते हो, ये डे टू डे बेसिस पर होते हैं, आपके यहाँ स्टाफ काम कर रहे हैं उनको आपको पे करना है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते हैं, और इसके कैलकुलेशन को ऑपरेटिंग लीवरेज बोला जाता है।
फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब क्या हुआ? कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड फॉर अराइजिंग द फंड, ये फंड्स को अराइज करने में खर्चा होता है और ये बिजनेस को रेगुलर चलाने में खर्चा होता है। फॉर एक्सटर्नल सोर्स, अगर आपने एक्सटर्नल सोर्स से पैसे अराइज किए हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि ये हमारा डे टू डे लाइफ में खर्चा होने वाला पैसा हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट हमारा खर्च होता है किस पे? जो भी आपने फंड्स जुगाड़ किए हुए हैं, वो भी कहां से? एक्सटर्नली तौर पर। एक्सटर्नली, मैं खुद के पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों से लिए हुए पैसे की बात कर रहा हूं। दूसरा, इसीलिए मैंने नोट यहां पर लिख दिया है, देख लो ये चीज, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं। मैंने खुद के पैसे इसीलिए बोल दिया। डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर इज अ फाइनेंशियल वेरिएबल कॉस्ट, नॉट फिक्स कॉस्ट। डिविडेंड जो है वो एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, ना कि फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट होता है, दैट्स व्हाई ये रिस्क फ्री हो गया। एक अगेन डायरेक्टली एक नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन फिर से। इक्विटी पे वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है? क्योंकि हम उसे डिविडेंड देते हैं और डिविडेंड डिपेंड अपॉन अ प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा, कम होगा तो कम, नहीं हुआ तो देंगे ही नहीं, तो रिस्क फ्री हो गया। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवेंचर, इनके इंटरेस्ट को देना पड़ता है, तो देना पड़ता है, तो एक्सटर्नल सोर्स है ये, अगेन पैसे लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, और इसके कैलकुलेशन को बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। इन दोनों को मिला दो तो कहलाएगा कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड रिस्क कहलाएगा, जिसे हम लोग कंबाइंड लीवरेज भी बोलते हैं, सुपर लीवरेज भी बोलते हैं, या टोटल लीवरेज भी बोलते हैं। तीन फर्दर नेम से इसे हम जान सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तीनों को, इन सभी चीजों को अच्छे से नोट डाउन करना है, हर चीजों को, इसीलिए बाकायदा आपको डायग्राम और चीजें समझा समझा के मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। कोई भी क्वेरीज हो तो अगेन चैट सेक्शन में पूछते जाना है, ठीक है? चलो अब इसको एक बार थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पर जो हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज है, एक बार ऑपरेटिंग लीवरेज को अच्छे से समझते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग लीवरेज किस तरह से काम करती है और ऑपरेटिंग लीवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तीन केसेस में लेके चल रहा हूं आपके सामने, केस ए, केस बी और केस सी। अच्छे से समझना है हर एक चीजों को। सेल किया है हमने सपोज 15,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 7,000 रुपए, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो कंट्रीब्यूशन में कैसे आता है? सेल माइनस वेरिएबल, सेल माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन, जो कि है 8,000 रुपए। इसमें से हमने अपने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को घटाया। अब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अलग अलग है, मान के चलते हैं हम लोग, आपके जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ना वो अलग अलग है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती है हमारे पास? लाइक हमारी जो सैलरी है, ठीक ना। चलो यहाँ पर रेंट ले लेते हैं, सबसे बढ़िया मैं यहाँ पर रेंट ले लेता हूँ, चलो आपको समझाने में ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक ना। सपोज रेंट है, मैंने ए ने क्या किया है, जो एक स्पेसियस लेके रखा हुआ उसके लिए वो 3,000 का रेंट देता है। बी कोई स्पेस लेके रखा है उसके लिए 2,000 का रेंट लेता है। सी का खुद का घर है भैया, वो खुद के घर पे वो सामान रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका रेंट नहीं लग रहा, रेंट फ्री है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ईबीटा कितना हो जाएगा? डायरेक्टली घटा देंगे हम लोग, इसमें से 8 में से 3 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 0 गया तो 8 बचने वाला है। यहां तक क्लियर है? अब ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटा, यानी कि 8,000 बाय 5,000 कितना आ गया? 1.6। 8,000 बाय 6,000 कितना आ गया? 1.33। और 8,000 बाय 8,000 कितना आ गया? 1। यहां पर आपको देख करके क्या चीजें समझ में आ रही है? अगर आपको यहां से कंक्लूजन निकालना हो तो एक पहला कंक्लूजन ये होता है कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो मिनिमम, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा अपने ना आसान हो जाए, थोड़ा सा मुझे भी स्पेसियस हो जाएगी लिखने में, ठीक है। यहाँ पर इसे हम लोग रेंट माने थे ना, ऑपरेटिंग लिवरेज में हम लोग इसे रेंट माने थे, मैं रेंट लिख देता हूं, ठीक ना। पहली जो कंक्लूजन निकलती है, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो मिनिमम कितनी हो सकती है? 1, मिनिमम 1 हो सकती है। बिकॉज ऑफ ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अगर नील होगा तो भी हमारी जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो इक्वल टू 1 होगी। तो पहला केस तो मिनिमम 1 हो सकता है, दूसरा केस ये ऑपरेटिंग लिवरेज 0 होने पर, फिक्स कॉस्ट अगर 0 होने पर, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 0 होने पर भी ऑपरेटिंग लिवरेज 1 होगा। तीसरी चीज, अगर ये 1 होगा इट मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट नेवर
will be नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी, पहला चीज। चौथी चीज, फिक्स्ड कॉस्ट आपने ध्यान से देखा होगा, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, आप देखो लिवरेज आपकी बढ़ते जा रही है। मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे जैसे when your fixed operating cost will increases your, क्या बढ़ते जाएंगे बॉस, आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? यहां पर ये चीजें प्रॉपरली क्लियर हुई होंगी कि जैसे जैसे आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे आपकी लिवरेज भी जो है वो बढ़ते जाएगा। उतना उतना आपका खर्चा, उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ते जाएगी। ठीक है, वही चीजें देखो प्रॉपरली यहां पर लिख दिया। हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हायर द लिवरेज, और वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब जस्ट रिटर्न, जितना कम उतना ज्यादा अच्छा होगा। If fixed cost of production is zero, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इज जीरो है तो लिवरेज नॉट बी एट जीरो बट इक्वल टू 1। लिवरेज जीरो नहीं होगा, फिर भी वहां पर 1 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कितना हो जाएगा? ऑलवेज 1। पहला चीज तो यहां पर ये भी मिल गया। दूसरी चीज, ये कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों चीजें हमें देखनी होती है जो कि इक्वल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन और ईबीटा वहां पर इक्वल होते हैं। कंट्रीब्यूशन और ईबीटा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई ये 1 में आके रुक जाएगा, उससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है ना? द ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ द कंपनी हायर देन, कंपनी शुड ट्राई टू लोअर। अगर कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज हायर है तो कंपनी ट्राई करेगी इससे कि हम नीचे लेके आए। इट्स अ फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल रिस्क, एज बोथ द रिस्क शुड नॉट बी टेकन एट द सेम टाइम। ठीक है यहां तक? चल, अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ एनालिसिस को। अभी तक तो हम लोग समझ लिया कि भाई ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, उसके सिनेरियो को समझा, बढ़ता घटता कैसे है, उन चीजों को समझ लिया। कुछ एनालिसिस करते हैं इनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ऑपरेटिंग लेवरेज, द डिग्री ऑफ चेंज इन वन कंपोनेंट ड्यू टू 1% चेंज इन अनदर कंपोनेंट। बोला जा रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज में अगर एक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में कोई एक मेजरमेंट के चेंज होने पर दूसरे मेजरमेंट में भी, दूसरे कंपोनेंट में भी सेम सिनेरियो में चेंजेस हो जाती हैं। लाइक 1% चेंज किया तो 1% चेंज हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि leverage can be defined as the change of percentage in denominator due to 1% change in numerator। तो जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इसमें भी चेंज होगी। मतलब डिनोमिनेटर जैसे चेंज होगा वैसे न्यूमरेटर में भी चेंजेस होंगी। तो मतलब क्या हुआ सर? मतलब अगेन फॉर्मूले से मतलब निकला हमारा। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझने के अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमारा केस 1 था ना, जो हम लोगों ने केस 1 लिया था, उसको और अच्छे से मैं डिस्क्राइब करता हूं आप लोगों के सामने। उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम लोग यहाँ पर रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज विच इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटा। एक चीज तो कंफर्म है कि कंट्रीब्यूशन और ईबीटा का यहाँ पर खेल चल रहा है। ठीक ना? कंट्रीब्यूशन किस में आ रहा है? सेल प्राइस में से वेरिएबल प्राइस को घटाने के बाद हमारा क्या आ गया है? कंट्रीब्यूशन आ गया है। तो यहां पर can be defined as the percentage change increase or decrease in EBITDA due to 1% change in contribution or sale। बोला जा रहा है कंट्रीब्यूशन और सेल में आप अगर 1% का भी चेंज लाते हो तो EBITDA में भी 1% का चेंज आ जाएगा। क्या बोला गया है कि कंट्रीब्यूशन में अगर आपने सेल में अगर 1% का भी चेंज लाया तो वो EBITDA में उतना ही का चेंज लाएगा। अब EBITDA में उतना का चेंज लाएगा, इसका मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज में भी वो परसेंटेज ऑफ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने यहां पर ले लिया है सेल इंक्रीज बाय increase or decrease of 1%, then EBITDA will be increase or decrease of 1.6%। यहाँ पर भी 1% होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, इसके प्रॉपर क्वेश्चंस को देखते हैं, जरा से समझ में आएगा। ठीक है ना? यहाँ पर भी ये 1% होता। चलो खैर कोई बात नहीं, इसे समझते हैं हम लोग। ठीक है ना? केस ए में मान के चलते हैं कि हमारी सेल इंक्रीज हुई है 40%, तो जाहिर सी बात है EBITDA भी 40% बढ़ेगा बॉस। ठीक है ना? तो 40% बढ़ेगा, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे 40% सेल बढ़ गई, और ये हमारे पास कितना आया हुआ था? ऑपरेटिंग लीवरेज कितना था हमारे पास?
ऑपरेटिंग लीवरेज 1.6 था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 64%, क्योंकि उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ना है तो उसी प्रोपोर्शनल में ये भी बढ़ गया। As the change in EBITDA due to 1% change in a sale is 1.6, आप सब अच्छा सॉरी वहां पर सही लिखा हुआ था कि 1% चेंज होने पर सेल में हमारी इबिटा में कितना चेंजेस हो जाएगा, जो पूरी की पूरी सिनेरियो उसमें कितना चेंज होगा, 1.6% का बदलाव आ जाएगा। ठीक है ना। सो 40% जैसे ही आपने अपना सेल इंक्रीज किया 40% आपके ग्रो होकर के 64% तक पहुंच गए। ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपके पास जो अभी हम लोगों ने जो चार्ट आपको दिया हुआ था, ये जो चार्ट है हमारे पास कहां गया, ये जो चार्ट है, इस केस 1 में आपको अपनी सेल को 40% इंक्रीज करना है। ठीक है ना। और उसी के हिसाब से आपको अपना ईबिटा और जो नीचे का रेशियो है वो भी चेंज करके हमें बताना है। ये आपको आपके चैट सेक्शन में हमें बना करके फोटो खींच करके भेजना है। ठीक है ना। अब इसके दम पे हम लोग फॉर्मूला डिस्क्राइब करते हैं। फॉर्मूला डिस्क्राइब करने का मतलब एक अच्छे से समझना है, इसको फॉर्मूला डिस्क्राइब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। एक नया रेशियो बनेगा अच्छे से। ये 40 क्या है, चेंज इन सेल था। 1.6 क्या था, 1.6 हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज था। 64% क्या आया, चेंज इन ईबिटा आया, ईबिटा में उतना बदलाव आएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबिटा बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। एक फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन गया। तो अब समझ में आया रिलेशन क्या हुआ हमारे पास, कि जिस तरह से हमारी जिस तरह से हमारी सेल इंक्रीज या डिक्रीज होगी, सेम सिनेरियो में ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ में प्रोडक्ट करके वो ईबिटा में भी चेंज करेगा, और रिलेशन में ये बन गया। ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छे से नोट डाउन करना है हर एक चीजों को। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज यहां तो समझ लिया हम लोगों ने, अब आते हैं फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में। Financial leverage may be defined as the ability of the firm to use a fixed cost of a capital to magnify the effect of change in EBITDA। यहां पर एक चीज समझना है हमें, जो खैर जो बात लिखते हैं आगे चीजें समझाती हूँ, आज समझाता हूँ। आई मीन फाइनेंशियल लीवरेज रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फिक्स जो फाइनेंशियल चार्जेस होंगे, जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस आपके लग रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर लग रहे हैं, अपने जो आपके कॉम्पिटिटिव प्रेफरेंस शेयर में आपके जो प्रेफरेंस डेट लग जाते हैं वो लग रहे हैं, बैंक से लोन लिया है वो लग जाते हैं, मतलब अल्टीमेटली डेट में जो आपको पैसे लग रहे हैं वो। इन द फर्म इनकम स्ट्रीम, यानी कि जो भी आपके खर्च होने वाले हैं। यहाँ पर अभी एक चीज समझना है, देयर आर फिक्स्ड चेंजेस डू नॉट वेरी विथ EBITDA। फिक्स्ड चार्जेस जो चार्जेस होंगे EBITDA से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, EBITDA से ये अलग है। जो भी आपके खर्च होंगे वो फिक्स्ड होंगे, उतना रुपया लगेगा ही लगेगा। फॉर्मूले की बात करूं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपने अर्निंग किया, EBITDA जो भी आपकी आया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस इज कॉल्ड EBITDA, लेस क्रॉस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आप ला सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक एग्जांपल के लिए लिया। जो बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अगेन हमें यहाँ पर ये चीजें देखनी कि भैया आपके पास कितना अर्निंग बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, कुछ बांटने के बाद कुछ बचा कि नहीं बचा, इक्विटी वालों को देना है, मालिक को देना है, शेयर होल्डर्स को देना है, उनको भी तो बारी है। ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो रिलेशनशिप बना, ये किन किन चीजों को रिलेशन बना रहा है, फाइनेंशियल लीवर कैन बी कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन EBITDA एंड EBT। EBITDA अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, अर्निंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओनली, यानी कि आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को काटने के बाद। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर EBITDA, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBITDA दोनों सेम चीजें होती है, और द लेवल ऑफ अर्निंग पर शेयर, यानी कि ये जो पैसे हैं टैक्स काटने के बाद जो बचेगा, यानी कि EPS। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, EBITDA आया, ठीक ना, कुछ भी अमाउंट आया, इसमें से आप क्या करो, टैक्स को घटाओ। अब जो बचेगा ये किसका हो गया, ये EPS का पैसा हो गया, अर्निंग प्रॉफिट फॉर पर शेयर वालों को कितना मिल रहा है, इज मेजर्ड बाय फाइनेंशियल लीवरेज, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। ये कहलाएगा फाइनेंशियल लीवरेज हमारा। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन EPS, कितने परसेंटेज चेंज हुए, डिवीजन में परसेंटेज चेंज इन EBITDA में कितने परसेंटेज चेंज हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो एक बार कंबाइंड देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने वहां चीज तो देख लिया, एक बार कंबाइंड को देख लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। कंबाइंड मतलब ऑपरेटिंग और फिक्स्ड दोनों को मिला दो। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, जिसमें हमारा
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड लिवरेज दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। द ऑपरेटिंग लिवरेज हैज इट्स इफेक्ट ऑन ऑपरेटिंग रिस्क, जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो इफेक्ट करता है ऑपरेटिंग रिस्क को। इट मेजरमेंट बाय द परसेंटेज चेंज इन ईबिटा ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल। परसेंटेज चेंज जिस तरह से सेल में होगा उसी के रिगार्डिंग में परसेंटेज चेंज होगा हमारा ईबिटा में। यहां पर बोला जा रहा है द फाइनेंशियल लिवरेज हैज इफेक्ट द फाइनेंशियल रिस्क। यहां देखो ये ऑपरेटिंग रिस्क देखती है, ये फाइनेंशियल रिस्क देखती है, इसलिए हर चीजों को मैंने अच्छे से लिख दिया है। इट इज मेजरमेंट बाय द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबिटा। ईबिटा में जो भी परसेंटेज चेंजेस होगा लाइक उसी की तरह के सिनेरियो पर ईपीएस में चेंज होगा जो कि फाइनेंशियल लिवरेज को दिखलाएगा। सिंस बोथ दिस लिवरेज आर क्लोजली कंसर्न विथ ascertaining the ability of cover fixed charges, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं हमारे फिक्स चार्जेस को डिनोट करते हैं। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। एक ऑपरेटिंग लिवरेज को देखता है, एक फाइनेंशियल लिवरेज को देखता है, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं जो खर्चे होने वाले हैं भैया उसको देखता ही देखता है। दोनों में फिक्स खर्चे हैं, उतने होने ही होने हैं। इफ दे आर कंबाइंड, अगर मैं कंबाइंड की बात करता हूं उसका मतलब मैं दोनों को मिलाकर बात करता हूं। द रिजल्ट इज टोटल लिवरेज रिस्क एसोसिएटेड विद अ कंबाइंड। दोनों को मिलाकर के टोटल कर दो, ठीक है ना। सिंपली हमने फॉर्मूला देख ही लिया है। तो अगर थोड़ा सा मैं डिग्री ऑफ लिवरेज की बात करूं, यहां पर भी डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज की बात करूं तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबिटा बाय परसेंट चेंज इन सेल, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप जितनी भी चीजें हम लोगों ने आज क्लास में डिस्कस की हैं लिवरेज के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, और भी चीजें कंटिन्यूअसली चलते रहेंगी। तो कोई भी क्वेरीज होती हैं आप लोग डायरेक्टली अपने चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगेन जो आप लोगों को वर्क दिया हूं मैं, कौन सा वर्क दिया था, कहां गया, ये चीज जो 64% आ रहा है हमारा, आपको केस ए का था, केस ए कहां गया, ये रहा केस ए। इसमें आपको बना करके सेपरेटली जो हमारी चेंज हो रही थी 40% सेल में चेंज हुई, आपको वो बना करके मुझे कमेंट पे देना है आपके चैट सेक्शन में, ठीक है। बनाओ, पेपर पे अच्छे से नोट डाउन करो, पिक्चर क्लिक करो और मुझे सेंड करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।